गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11th की सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, जिसमें पहला लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुक है उसका पहला लेसन है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसका पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश शासकों ने भारत को खालिस्तान एक विकसित अर्थव्यवस्था दी, बी ऑप्शन है एक विकासशील अर्थव्यवस्था दी, सी है एक पिछड़ी हुई तथा गतिहीन अर्थव्यवस्था दी और डी है समाजवादी अर्थव्यवस्था दी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है सी है, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी और जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे तो उस समय हमें कैसी अर्थव्यवस्था विरासत में मिली थी। इसका अर्थ है कि उस समय हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी और गतिहीन अर्थव्यवस्था थी। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासकों ने भारत को विकास करने की प्रेरणा दी। ए ऑप्शन है, ये गलत है। भूखमरी, गरीबी तथा बेरोजगारी दी, ये सही है। सी ऑप्शन है कृषि की नई तकनीक दी, ये भी गलत है। डी है औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया, ये भी गलत है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है भूखमरी, गरीबी तथा बेरोजगारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के विभाजन के बाद के भारत को अविभाजित भारत का भूभाग मिला। ए ऑप्शन 67%, बी 70%, सी 77%, डी इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है 77% हिस्सा भारत को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था थी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारी अर्थव्यवस्था कैसी थी। ए अल्प विकसित, बी गतिहीन, सी अर्ध सामंती, डी उपयुक्त सभी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सारी विशेषताएं भारतीय अर्थव्यवस्था में थी, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है। ए 51%, बी 61%, सी 71% और डी 41%। प्यारे बच्चों, हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, 71% हिस्सा जनसंख्या का कृषि में कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष हुई। यहाँ पर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। सरकारी जनगणना ए ऑप्शन 1981 में, बी 1881 में, ये सही है। डी 1882 में सी और डी 1982 में। देखो बच्चों, हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन है 1881 में सरकारी जनगणना हुई थी, लेकिन सबसे पहले जो जनगणना थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में की गई थी। लेकिन जो सरकारी जनगणना, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है सरकारी जनगणना, वो 1881 में शुरू की गई थी और इसके प्रत्येक 10 वर्ष के बाद 10 वर्ष के अंतराल में लगातार जनगणना होती आ रही है। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना करते हैं। तो जो सरकारी जनगणना थी उसका सही उत्तर है 1881। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां, हमारे सामने आ रहा है। वो क्या है, संरचना के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। ए ऑप्शन 2, बी 4, सी 3 और डी 5। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन सी है, 3 भागों में। देखो, संरचना के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है प्राथमिक क्षेत्र है और दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र जिसमें उद्योग धंधे, निर्माण, विनिर्माण आते हैं, द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, इसको हम सेवाएं भी कहते हैं, इसमें सेवा क्षेत्र को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से 3 क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था को बांटा गया है। यहाँ पर सही ऑप्शन 3 है, यानी कि सी ऑप्शन है
अगला क्वेश्चन जो बहुत ही आसान है, प्रत्येक बच्चे को इसके बारे में पता होगा। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 16 अगस्त 1947 में, ये गलत है। 15 अगस्त 1948 में, ये भी गलत है। 16 अगस्त 1984 में, ये भी गलत है। यहाँ है 15 अगस्त 1947 में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन डी है। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी? ए ऑप्शन 1900, बी 1907, ये सही है। सी 1920 और डी 1919। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बी है, क्योंकि केवल एकमात्र कंपनी थी जो अंग्रेजों के काल में भारत में लगाई गई थी, वो थी टिस्को, और ये 1907 में लगाई गई थी। तो इसलिए यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है 10वां, स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जीवन प्रत्याशा कितनी थी? देखो बच्चों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय हमारे देश की जो जीवन प्रत्याशा थी वो केवल 32 वर्ष थी। 32 वर्ष थी। तो हम अपना ऑप्शन ढूंढते हैं। ए ऑप्शन 30, ये गलत है। बी 32, ये ठीक है। सी 34, ये गलत है। और डी 36, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन हमारा है बी, 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा व टर्शरी क्षेत्र निम्नलिखित में से किसको कहते हैं? सेवा क्षेत्र व टर्शरी क्षेत्र किसको कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र को नहीं, बी है द्वितीय क्षेत्र को, ये भी नहीं है, और सी है तृतीय क्षेत्र को। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र या टर्शरी क्षेत्र भी है इसका नाम, और डी नहीं है, इसमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, भारतीय अर्थव्यवस्था के घटकों में शामिल हैं? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी। ये सभी क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के घटकों में शामिल है। नेक्स्ट है बच्चों, हमारे सामने आ रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? देखो बच्चों, यहाँ पर सत्य के सामने, सत्य के लिए मैं टी लिखूंगी और असत्य के लिए मैं एफ लिखूंगी। तो आप ध्यान से देखेंगे, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। ये क्या है? ये ट्रू है, सत्य है बिल्कुल। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में सदैव कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि जब विकास होगा तो संरचनात्मक परिवर्तन भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था एक औद्योगिक अर्थव्यवस्था थी। ये गलत है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, इसलिए फॉल्स है, यानी कि ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन ने भारत में रेलों का विकास ब्रिटिश वस्तुओं के लिए बाजार का विस्तार करने हेतु किया था। देखो, जब ब्रिटिश शासन ने जो रेलों का जो विकास किया था वो ब्रिटिश वस्तुओं को के लिए बाजार के विकास के लिए किया था। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि देखो, अंग्रेज जो इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति आई थी, तो उसमें जो माल बनता था, यानी कि उद्योगों के विकास के लिए उन्होंने वहाँ पर जो माल बनता था, तो उस माल को इंडिया में यानी कि भारत में बेचने के लिए उन्हें बाजार की ज़रूरत थी और उनको एक मंडी की ज़रूरत थी। तो वो ये चाहते थे कि जब रेलों का जाल बिछाएंगे तो भारत के कोने कोने में हमारा माल पहुँच जाएगा, इसीलिए विकास किया था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उद्योगों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था कच्चे माल के स्रोत और तैयार माल के लिए बाजार थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि यहाँ से कच्चा माल लेकर जाएं और निर्मित माल भारत में बेचें। तो ये सही ऑप्शन है। अगला है 7वां, बिजली, गैस और जल आपूर्ति प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि ये द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। अगला है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विकास की दर बहुत ही कम या ऋणात्मक होती है उसे गतिहीन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है, क्योंकि जिसमें विकास ना के ऋणात्मक होती है या कम होती है विकास की दर, तो वो गतिहीन अर्थव्यवस्था उसको कहा जाता है। ये सही है।
अगला है तृतीय क्षेत्र में सेवाओं का उत्पादन होता है, ये ट्रू है क्योंकि बिल्कुल सही है, तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवाएं हैं। अगला है खनिज उत्खनन द्वितीय क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है, ये फॉल्स है क्योंकि खनिज और उत्खनन, खनन उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं, इसलिए ये गलत है। पहले क्षेत्र के प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते तो अगर यहाँ प्राथमिक क्षेत्र होता तो ट्रू होता, लेकिन अब ये फॉल्स है, असत्य है। नेक्स्ट है वानिकी व मत्स्यन प्राथमिक क्षेत्र के व्यवसाय हैं, ये सही है क्योंकि वन तथा लट्ठे बनाना और मछली पालन ये सब किस क्षेत्र के अंदर आते हैं, प्राथमिक क्षेत्र के आते हैं, ये ट्रू है। नेक्स्ट है वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। उसका क्या कारण है, क्योंकि सन 1921 में यह एकमात्र वर्ष ऐसा था 1921 जब भारत की जनसंख्या ऋणात्मक रही, अर्थात मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर था, यानी कि मृत्यु दर ज़्यादा थी और जन्म दर कम थी, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी थी, इसलिए इसको महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। भारत की प्रथम सरकारी जनगणना वर्ष 1890 में हुई, ये फॉल्स है क्योंकि अभी हमने बताया था कि जो पहली जो जनगणना थी, सरकारी जनगणना की बात की थी, वो थी 1881 में, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में जीवन प्रत्याशा 50 वर्ष थी, ये भी फॉल्स है क्योंकि उस समय जो जीवन प्रत्याशा थी वो 32 वर्ष थी, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 15वां क्वेश्चन हमारे सामने है उद्योग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये भी फॉल्स है, यानी कि ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि उद्योग द्वितीय क्षेत्र के अंदर आते हैं, जो सेकंड सेक्टर है उसके अंदर आते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। कृषि प्राथमिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण व्यवसाय है, ये सही है क्योंकि कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। प्यारे बच्चों, ये थे हमारे कुछ MCQ ट्रू फॉल्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट लेसन को हम लेते हैं, और जो नेक्स्ट लेसन है वो आपके सामने आ रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 के बीच में, यानी कि इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। इसका पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन अगस्त 1948 में, बी जुलाई 1949 में, सी मार्च 1950 में। ये सही है क्योंकि 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। डी इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई थी? 26 जनवरी 1951 में, ये गलत है। बी है 1 अप्रैल 1951 में, ये सही है। सी 15 अगस्त 1947, ये गलत है। और डी है 15 मार्च 1950, क्योंकि 15 मार्च 1950 में तो योजना आयोग का गठन किया गया था, और बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीय योजना में विशेष ध्यान दिया गया था कृषि पर, शिक्षा पर, उद्योग पर। यहाँ पर जो सही ऑप्शन सी है कि उद्योगों पर विशेष ध्यान दिया गया था, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों दूसरी जो योजना थी उस पर स्पेशल जो ध्यान था उद्योगों पर दिया गया था। PC महलनोबिस ने जो मॉडल बनाया था उसके आधार पर ये योजना शुरू की गई थी, PC महलनोबिस का, और भारी उद्योगों का विकास इस योजना में किया गया था। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा उद्योग है। यहाँ उत्तर में कृषि लिखा हुआ है, इस पर ध्यान ना दें, ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 4th, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा, देखो पहली बार गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था बच्चों वो 5वीं योजना में दिया गया था। यहाँ पर हम अपना ऑप्शन ढूंढते हैं, ए पहली, बी 5वीं, ये ठीक है, और सी चौथी, ये भी गलत है, और डी दूसरी, ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC का गठन कब किया गया था? बच्चों सन 1950 में नहीं, 1951 में, 50 में योजना आयोग का गठन किया गया था, 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी,
और सन 1952 में एनडीसी का गठन किया गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में, ये बिल्कुल सही है। सन 1948 में यहाँ तो पहली औद्योगिक नीति को शुरू किया गया था, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। तो बच्चों सन 1952 बिल्कुल ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण कहा जा सकता है। जो कृषि में जो निम्न उत्पादकता है उसका क्या कारण है? निम्न उत्पादकता का देखो, भूधारण प्रणालियों में दोष, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जब उस टाइम पे जो प्रणालियां पाई जाती थी भूधारण की, वो 3 प्रकार की प्रणालियां पाई जाती थी, जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा और महलवाड़ी प्रथा, और वो दोषपूर्ण थी। तो यहाँ पर हमारा देखो ए ऑप्शन है भूधारण प्रणालियों में दोष, बी है जोत का बड़ा आकार, सी कृषकों का अत्यधिक प्रगतिवादी दृष्टिकोण, उपयुक्त सभी ये नहीं है, बल्कि ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भूधारण प्रणालियां थी उनमें दोष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय कृषि नीति की मुख्य विशेषता है। कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई तकनीक का प्रयोग करना, ये सही है। WTO के दुष्प्रभावों से कृषकों के हितों की रक्षा करना, ये भी सही है। हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ए और बी दोनों, क्योंकि ये दोनों ही गुण इसकी विशेषता है नई राष्ट्रीय कृषि नीति की, ए और बी दोनों। तो हमारा सही ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है बच्चों, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ए नॉर्मन ई बोरलॉग, बी MS स्वामीनाथन, सी गैरी बेकर और डी इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, कृषि में हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर ये पेपर में आ जाए कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय, हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, तो फिर हम लिखेंगे बी ऑप्शन MS स्वामीनाथन। क्योंकि देखो बच्चों, सी सुब्रमण्यम और M स्वामीनाथन, देखो यहाँ मैं लिख देती हूँ, सी सुब्रमण्यम और M स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम और M स्वामीनाथन, ये दो, इन दोनों को भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है, लेकिन विश्व में या वर्ल्ड में जो हरित क्रांति जो लाने का श्रेय है वो नॉर्मन ई बोरलॉग को है। तो यहाँ पर तो हमारा ए ऑप्शन ठीक है। लेकिन ये आ जाए पेपर में कि भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय वो किसको है, तो यहाँ पर ये जो 4 ऑप्शन है यहाँ पर हम फिर बी ऑप्शन लगाते हैं, MS स्वामीनाथन। और अगर यहाँ ऑप्शन में सी सुब्रमण्यम होता और दोनों होता तो हम वो लिखते। बिल्कुल ध्यान रखना, भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय है M स्वामीनाथन, सी सुब्रमण्यम को है, और इंडिया वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलॉग को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? देखो बच्चों, 1950-51 में नहीं, 1970-71 में, ये भी गलत है, 67-68 में, 67-68 में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इस टाइम पे हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था। सन 1962-63 ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या कितनी है? देखो बच्चों, ए ऑप्शन 8 नहीं, बी 6 ये भी नहीं, सी 5 ये भी नहीं है, यहाँ पर है डी 2, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन 2 है। देखो यहाँ पर उत्तर में 5 लिख रखा, इसकी तरफ ध्यान मत देना, क्योंकि हमारा एक ही ध्येय है कि बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाए। देखो बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योगों की आरक्षित उद्योगों की संख्या वो 2 है, और वो कौन कौन से उद्योग हैं? वो है परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन। सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्योग, एक तो परमाणु ऊर्जा, देखो मैं नाम भी बता देती हूँ, और एक है रेलवे यानी कि रेल उद्योग, ये 2 हैं। केवल 2 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए यानी कि सरकार के लिए आरक्षित किया है, बाकी सभी क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 2 है। यहाँ उत्तर में 5 लिखा था, ये गलत है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 2 है और लाइसेंस
एक क्वेश्चन और यहाँ पर आ जाता है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग के लिए कितने उद्योगों को आरक्षित किया गया है, वहाँ आएगा 5। यानी कि कितने उद्योगों के लिए लाइसेंस जरूरी है, वहाँ आपने लिखना है 5। जो लाइसेंस के लिए जो कितने उद्योग आरक्षित हैं वो हैं 5, और उसके नाम भी मैं बता देती हूँ बच्चों। सिगरेट, शराब, रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन, औद्योगिक विस्फोटक। ये 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। और सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 2 उद्योग, वो कौन से? परमाणु और रेल उद्योग। नेक्स्ट है, भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी सन 1947 में, नो, बी 1948 में, सी 1950 में, और डी सन 1951 में। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पहली जो औद्योगिक नीति थी 1948 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार, नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार केवल मात्रा में बढ़ा है। बी ऑप्शन है केवल मूल्य में बढ़ा है। सी ऑप्शन है मात्रा और मूल्य दोनों में बढ़ा है। बच्चों यहाँ पर ये सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मात्रा भी बढ़ी है और मूल्य भी बढ़ा है। डी मात्रा और मूल्य दोनों घटा है, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब अस्तित्व में आया? 1 जनवरी 1993 में, ये नहीं। बी 1 जनवरी 1994 में, ये भी नहीं है। 1 जनवरी 1995 में, ये बिल्कुल ठीक है। और डी ऑप्शन 1 जनवरी 1996 में, ये गलत है। देखो बच्चों, GATT, गैट, पहले इसका नाम गैट था और ये 1948 में आया था अस्तित्व में। तो गैट जो था, गैट का ही नाम बदल करके 1 जनवरी 1995 में इसका नाम रख दिया WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सही ऑप्शन हमारा सी है। नेक्स्ट है बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स। अब हम करेंगे कुछ सत्य और असत्य क्वेश्चन, जिसमें देखो सत्य के लिए हम देंगे T और असत्य के लिए F। ध्यान देना बच्चों। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए निश्चित समय, निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, टी ट्रू है, ये सत्य है। क्योंकि जब हम आर्थिक नियोजन क्या चीज़ है, यहाँ पर परिभाषा दी गई आर्थिक नियोजन की, ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसमें देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए, भाई हमारे पास कितने संसाधन हैं, निश्चित समय में निश्चित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। सही है ये, यानी कि ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नियोजन का ढांचा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ये भी ट्रू है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था ही मिश्रित है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र भी पाया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी पाया जाता है, इसीलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट है, पूर्ण रोजगार की स्थापना और आय का न्यायोचित वितरण भारतीय नियोजन के दीर्घकालीन उद्देश्य हैं। ये भी ट्रू है, क्योंकि ये दीर्घकालीन उद्देश्य हैं कि पूर्ण रोजगार मिले और न्यायोचित वितरण हो आय का। नेक्स्ट है, न्यायोचित वितरण का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति को देश की राष्ट्रीय आय में एक समान हिस्सा मिले। ये गलत है, ये फॉल्स है, असत्य है। क्यों? क्योंकि बच्चों, अगर एक समान आय का क्या मतलब होता है? देखो, एक समान आय, एक समान हिस्सा मिलने का मतलब होता है समान वितरण, उसका मतलब होता है समान वितरण। देखो, अगर यहाँ होता समान वितरण या न्यायोचित जो वितरण है, उसका अर्थ ये नहीं है। समान वितरण का मतलब है ये तो समान वितरण हो, लेकिन जो न्यायोचित जो वितरण है उसका मतलब होता है योग्यता व कौशल के अनुपात में आय का हिस्सा मिले। जो जिसकी योग्यता है, जो जिसके कार्य कुशलता है, उसके हिसाब से अगर आय का वितरण हो तो वो न्यायोचित वितरण कहलाता है। इसलिए ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। देखो, तीसरा ठीक था, और जो चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर ये फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स, यानी कि असत्य है। नेक्स्ट है, छिपी बेरोजगारी भारतीय कृषि व्यवस्था में बहुत अधिक पाई जाती है। ये सही है, क्योंकि कृषि में ही छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। छठा क्वेश्चन है, भूमि की उच्च उत्पादकता भारतीय कृषि की
विशेषता है। देखो बच्चों, जो छठा क्वेश्चन है ये फॉल्स है, असत्य है। क्यों? क्योंकि उच्च उत्पादकता नहीं पाई जाती भारतीय कृषि की विशेषता, निम्न उत्पादकता पाई जाती है। नेक्स्ट है, कई छोटे या बिखरे खेतों को एक या दो बड़े खेतों में बदलने को भूमि की उच्चतम सीमा कहा जाता है। देखो बच्चों, ये भी फॉल्स है। जो सातवां क्वेश्चन है ये भी फॉल्स है। क्यों? उसका क्या कारण है? ये भी असत्य है, क्योंकि देखो कई छोटे और बिखरे खेतों को एक या दो बड़े खेतों में बदलने को भूमि की उच्चतम सीमा नहीं कहा जाता, बल्कि उसको चकबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चकबंदी। चकबंदी में क्या होता है? छोटे छोटे खेतों को एक बड़े खेत में बदल दिया जाता है एक जगह पर। आठवां है, सहकारी खेती जोतों के उप विभाजन तथा विखंडन का एक कारगर समाधान है। ये सही है, ये ट्रू है। ये ट्रू है क्योंकि सहकारी खेती में उप विभाजन और विखंडन को इकट्ठा कर दिया जाता है। जो बिखरे हुए जोते हैं उनको इकट्ठी करके एक स्थान पर बोली जाती है। एक ही मतलब एक एरिया में उनको इकट्ठा करके और एक साथ बोया जाता है। नौवां है, भारतीय कृषि वर्षा पर कम निर्भर है। ये फॉल्स है। ये फॉल्स है क्योंकि भारतीय कृषि वर्षा पर अधिक निर्भर है, इसलिए ये फॉल्स है। 10वां है, नई कृषि नीति को जुलाई 1966 में अपनाया गया था। ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। जो ये नई जो कृषि नीति थी उसमें क्या था कि 1966 में उसको अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 11वां, उद्योगों में उत्पादकता कृषि की तुलना में अधिक होती है। ये भी सही है, क्योंकि बिल्कुल सही है कि कृषि में कम उत्पादकता है और उद्योगों में ज़्यादा होती है, तो ये ट्रू है, सही है ये। नेक्स्ट है, औद्योगिक विकास से अर्थव्यवस्था के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं आता। ये फॉल्स है। बिल्कुल आता है, औद्योगिक विकास से ही परिवर्तन आता है, तो ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कृषि में मानवीय नियंत्रण का महत्व अधिक होता है वहाँ उद्योगों में प्रकृति का महत्व अधिक होता है। ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो, जहाँ प्रकृति मानवीय नियंत्रण का महत्व तो कृषि में होता है, देखो अधिक होता है। देखो कृषि में मानवीय नियंत्रण का महत्व नहीं होता, बल्कि प्रकृति का महत्व होता है। देखो यहाँ उलट कर दिया इसने। और उद्योगों में मानवीय नियंत्रण का होता है। मानवीय नियंत्रण का महत्व अधिक होता है क्योंकि उद्योगों में लोग काम करते हैं, और कृषि में प्रकृति का ज़्यादा योगदान है, क्योंकि प्रकृति देखो जो मौसम है, जलवायु है, भूमि की उर्वरता है, भूमि की जो जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसके प्रकार है, वो प्रकृति प्रदान करती है। तो नेचर का रोल कहाँ पर ज़्यादा है? कृषि में ज़्यादा है। बारिश का आना, मौसम, सर्दी, गर्मी, बारिश, ये क्या है? ये सब क्या है? प्रकृति। कृषि में मानवीय नियंत्रण का कम आएगा और प्रकृति का ज़्यादा आएगा, जबकि उद्योगों में प्रकृति का कम, प्रकृति का तो है ही नहीं, मानवीय नियंत्रण अधिक होता है। इसलिए मैं ये कहती हूँ जो 13वां जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, इसका जो फॉल्स आएगा, क्या आएगा? फॉल्स, यानी कि गलत है। 14वां प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश में लघु उद्योग बड़े उद्योगों से कम महत्वपूर्ण है। ये भी फॉल्स है, क्योंकि विकासशील देश में छोटे जो उद्योग होते हैं, लघु उद्योगों का ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान भारत में आयात की प्रमुख मद पेट्रोल तथा पेट्रोलियम पदार्थ हैं। ये सही है, ये ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो भारत में पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ कम होते हैं, इनकी पेट्रोल कम पाया जाता है। केवल एक जगह जो बॉम्बे के पास समुद्र में बॉम्बे हाई नाम की जगह है, वहाँ पर पेट्रोलियम का हमारी खपत से बहुत कम भाग निकलता है, तो हमें आयात करना पड़ता है पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ, इसलिए ये ट्रू है। आयात की प्रमुख मद है पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थ, ये सही है। 15वां क्वेश्चन सही है। अगला है 16वां, वर्तमान में भारत के निर्यात की मुख्य मदें, देखो वहाँ आयात की थी, ये निर्यात की है। मुख्य मदें इंजीनियरिंग का सामान और हीरे जवाहरात हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, ट्रू है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में इंजीनियरिंग का सामान और हीरे जवाहरात हम निर्यात करते हैं।
17वां प्रश्न है, वर्तमान में भारत का व्यापार शेष अनुकूल है। ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो व्यापार शेष है वो हमेशा ही प्रतिकूल रहता है। केवल 2 वर्ष ऐसे रहे हैं जिसमें हमारा व्यापार शेष या भुगतान शेष अनुकूल रहा था, 72-73 और 72-73, 76-77 कुछ इस तरह का था। यानी कि 2 साल ऐसे थे जब केवल अनुकूल रहा था, बाकी तो प्रतिकूल ही रहा है, इसलिए ये फॉल्स है। 18वां है, भारत का व्यापार संतुलन लगातार प्रतिकूल है। अब देखो ये सही है, लगातार प्रतिकूल ही रहा है। जो भुगतान शेष था हमारा केवल 2 साल अनुकूल रहा था, बाकी तो प्रतिकूल रहा है। तो भारत का व्यापार शेष लगातार प्रतिकूल है, ये सही है, क्योंकि प्रतिकूल ही रहता। हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। 19वां क्वेश्चन हमारे सामने है, आयात प्रोत्साहन द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। ये गलत है, ये फॉल्स है, क्योंकि आयात प्रतिस्थापन होता है और निर्यात प्रोत्साहन होता है। तो यहाँ पर अगर होता निर्यात प्रोत्साहन द्वारा और आयात प्रतिस्थापन के द्वारा प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता, तो ये सही होता। लेकिन ये है आयात प्रोत्साहन, इसका मतलब ज़्यादा आयात करेंगे तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन तो हमारा और ज़्यादा प्रतिकूल हो जाएगा, इसीलिए ये फॉल्स है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने ये कुछ क्वेश्चंस आपके सामने कराए, कुछ ट्रू फॉल्स कराए। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और आपकी जो एग्ज़ाम जो अभी होने वाले हैं उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू बच्चों।